नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 7 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में जो उसके पहले दिन करंट अफेयर हुआ था उसका टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि परीक्षा पे चर्चा ने 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज रिकॉर्ड बना लिया। देखिए, परीक्षा पे चर्चा 2025 ने एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक लोगों के पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3.53 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए। इसमें पीपीसी जो है, मतलब परीक्षा पे चर्चा जो है, एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हैं। 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का क्षेत्र और भागीदारी जो प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ देखा कि भारत ने सारनाथ को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया। देखिए, भारत ने 2025-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए एक डोजियर प्रस्तुत किया है। ठीक है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या किया था, उपदेश दिया था। और क्या नाम से, तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र दिया था वहां पे। यह जो बौद्ध संघ है वो मठवासी समुदाय की शुरुआत का प्रतीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पर्यावरण, सामाजिक और शासन। ठीक है, देखिए, एक संसदीय पैनल ने कंपनी अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया है, ताकि ESG मतलब पर्यावरण, सामाजिक और शासन उद्देश्यों को निदेशकों के कर्तव्यों में एकीकृत किया जा सके, और ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए एक ESG निरीक्षण निकाय की स्थापना किया जा सके। समिति SFIO में बेहतर क्षमता, NFRA में रिक्तियों को शीघ्र भरने और CSR के लिए एक पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली की भी मांग करती है। यह जो परियोजना है वो परिणामों और प्रवर्तन कार्रवाई पर अनुभवजन्य आंकड़ों की आवश्यकता पर बल देती है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्रदूषण बोर्ड पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरणीय क्षति के लिए हर्जाना वसूलने के लिए अधिकार की पुष्टि की है और रोकथाम एवं उपचार पर जोर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये जो हर्जाना है वो दीवानी है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की बहाली है और उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करना नहीं है। यह निर्णय जो है प्रदूषणकर्ता भुगतान करे सिद्धांत को पुष्टि करता है और बोर्डों को सक्रिय कदम उठाने का अधिकार देता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि मिसाइलों को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस जो है INF संधि से बाहर निकाला। देखिए, रूस ने आधिकारिक तौर पर INF संधि, यानी कि मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि है ये, से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा दिसंबर 1987 में हस्ताक्षरित INF संधि जून 1988 में लागू हुई थी। इसने 500 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया और दोनों पक्षों को जून 1991 तक ऐसे ही हथियारों को खत्म करना था। इस संधि ने यूरो अटलांटिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि नागालैंड के जेलियांग रिजर्व में एशियाई विशालकाय कछुए को पुनः लाया गया। देखिए, मुख्य भूमि एशिया का जो सबसे बड़ा कछुआ, एशियाई विशालकाय कछुआ, नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में पुनः लाया गया। अपनी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका के कारण इन्हें जंगल के छोटे हाथी भी कहा जाता है। वितरण क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत कौन कौन सा राज्य, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया भी शामिल है इसमें। IUCN का मतलब क्या था, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, लाल सूची स्थिति जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। देखिए, गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय के द्वारा राइजोटॉप परियोजना शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये समर्थित है। और वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में 5 गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी समस्थानिकों को इंजेक्ट किया गया है। विकिरण का जो पता है लगाया जा सकता है, यह जिस पदार्थ पर पड़ता है इसमें परिवर्तन लाता है।
उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि सेना और IIT मद्रास ने रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि शोध लॉन्च किया है। ठीक है, किस किसने? तो सेना और IIT मद्रास ने। देखिए, भारतीय सेना और IIT मद्रास ने अग्नि शोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना किया है। IIT मद्रास परिसर में स्थित है और यह संस्थान सेना की परिवर्तन रणनीति के 5 स्तंभों में से एक है। अग्नि शोध, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेशन पर केंद्रित है, जो 5 स्तंभों में से एक है। इसका जो उद्देश्य क्या रखा गया, तो IIT मद्रास अनुसंधान पार्क और AMTDC के सहयोग से प्रयोगशाला नवाचारों को तैनाती योग्य रक्षा तकनीक में परिवर्तित करना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि ग्रेटर नोएडा में सब जूनियर बॉक्सिंग नेशनल का आयोजन किया गया। देखिए, सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 700 से ज़्यादा युवा मुक्केबाजी, लगभग 400 लड़की और 300 लड़कियां इसमें, ठीक है, भाग लेंगे। और यह जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर होगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए 15 भार वर्ग होंगे। यह जो है BFI मतलब भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो है जमीनी स्तर से लेकर उच्च वर्ग तक के लिए एक सुदृढ़ प्रतिभा श्रृंखला बनाने के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि प्रत्यय अमृत बिहार के अगले मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। देखिए, 1989 बैच के IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत जो है बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे और वह अमृत लाल मीणा का स्थान लेंगे। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नियुक्ति अधिसूचना जारी कर दी है। कार्यभार ग्रहण करने तक प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव कार्यालय में OSD विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और वह जो वर्तमान में बिहार के विकास आयुक्त भी हैं। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि अर्जेंटीना ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं। देखिए, उरुग्वे के मोंटेविडियो में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका ने दोनों फाइनल में रजत पदक जीता है। कनाडा जो कि पुरुष में और उरुग्वे जो कि महिलाओं में कांस्य पदक जीते हैं। पुरुषों के फाइनल में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर अपना लगातार चौथा और कुल मिलाकर 5वां खिताब जीत लिया है। महिला टीम ने अमेरिका को 3-0 से हराकर अपना लगातार 7वां खिताब जीता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत फिलीपींस ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है। देखिए, भारत और फिलीपींस अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने 2025-29 की कार्य योजना को अपनाया है। कानूनी सहायता, रक्षा, व्यापार और तटरक्षक सहयोग जैसे क्षेत्रों में 14 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा गया है। इसमें राष्ट्रपति मार्कोस की यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि RBI ने रेपो रेट को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा और तटस्थ बरकरार रखा है और तटस्थ रुख जो है वो बरकरार रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि RBI की जो मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.5% पर स्थिर रखा है और वैश्विक जोखिमों के बीच विकास को सहारा देते हुए रुख को तटस्थ रखा गया है। अस्थायी जमा सुविधा दर जो है वो 5.2% रहा। सीमांत अस्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.75% रहा और अगस्त 2025 में आयोजित MPC बैठक में निर्णय लिया गया इसमें। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि FC ने राज्यों को शिक्षा से वंचित अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करें जिन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा गया है। न्यायालय ने केंद्र से 2027 में होने वाले आगामी जनगणना में ऐसे बच्चों के आंकड़ों को शामिल करने पर विचार करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय देखभाल और संरक्षण की आवश्यकताओं ने अनाथ बच्चों के लिए चिंता व्यक्त करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि डेटा एक्सचेंज डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा दे सकता है। देखिए, डेटा एक्सचेंज ये सुरक्षित, नीति संचालित और सहमति आधारित प्लेटफॉर्म है जो सरकारी, निजी, नागरिक, समाज और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में आंकड़ों के संरक्षित, विश्वसनीय और अंतर संचालन योग्य साझाकरण को सक्षम बनाती हैं। सही प्रशासन के साथ डेटा एक्सचेंज नवाचार, समावेशन और आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि SAP ने डिजिटल स्किलिंग के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। देखिए, यूरोप की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी SAP ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य भारत के संभारिकी और परिवहन क्षेत्र के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पेशेवरों को डिजिटल रूप से कुशल बनाना और संभारिकी तकनीकी को शिक्षा में एकीकृत करना है। और इसी विकास के साथ SAP लैब्स इंडिया ने बेंगलुरु में अपने दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि ऑस्ट्रेलिया जापान ने युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया जो 11 मोगामी श्रेणी के स्टील्थ युद्धपोत खरीदेगा। ये उन्नत युद्धपोत मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा निर्मित है और फ्रिगेट लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकते हैं और इनकी जो मारक क्षमता वो कितना है? तो 10,000 समुद्री मील है। वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई एंजेक श्रेणी के जहाजों की मारक क्षमता केवल 6,000 समुद्री मील है। उसके बाद देखिए अगला क्या है कि PM मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया और यह जो भवन है वो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित है। यह भवन सेंट्रल विस्टा परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है और यह कई नियोजित कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है और इसका जो उद्देश्य है प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और चुस्त शासन सुनिश्चित करना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दिल्ली में पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता हुई। देखिए भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता का पहला सत्र जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जो वार्ता द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया और दोनों पक्षों ने वर्तमान रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्र सहयोग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्या है कि बिहार ने Tier 4 के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दे दी, मानदेय में वृद्धि की। देखिए Tier 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अधिवास नीति को मंजूरी। BSEB से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 प्रति माह मिलेंगे और रेफरल अस्पतालों में ममता कार्यकर्ताओं को संस्थागत प्रसव पर 600 रुपये प्रति माह मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को 16,000 प्रति माह मिलेंगे और मध्यम भोजन योजना के रसोइयों से 2.18 लाख का मानदेय बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह कर दिया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि महाराष्ट्र ने वधावन बंदरगाह को समृद्ध से जोड़ने वाले फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दे दिया है। देखिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने 105 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी। यह जो है वधावन पोर्ट यानी पालघर को समृद्धि एक्सप्रेस वे जो कि भरवीर नासिक से जोड़ेगा। यात्रा का जो समय है 5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। इसका निर्माण देखिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के द्वारा किया जाएगा और परियोजना लागत जो 2,529 करोड़, जिसमें से 1,500 करोड़ हुडको से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे और समय सीमा जो 3 वर्ष में ही पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि असम ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है। ठीक है, देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में निजुत मोइन 2.0 का शुभारंभ किया। यह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है और सभी छात्राएं चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो उसके लिए पात्र है। इसका उद्देश्य जो है स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करना और हाई स्कूल से PG स्तर तक नामांकन को बढ़ावा देना है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया और पूरे असम में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय पोषण टीबी अध्ययन ने WHO की वैश्विक टीबी नीति को आकार दिया। देखिए टीबी और पोषण पर एक ऐतिहासिक भारतीय अध्ययन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक नीति को आकार दिया है। यह अध्ययन जो ICMR के नेतृत्व में झारखंड में किया गया था। इसने पहली बार इस बात का प्रमाण दिया कि पोषण संबंधी सहायता टीबी के मामलों और मौतों को कम करती है। इसके आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वैश्विक टीबी दिशा निर्देशों को अद्यतन किया है। वो क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है विश्व का सबसे संक्रामक रोग है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान सहयोग गांव में बनेगा। तो पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के रास्ते में स्थित सहयोग गांव है 10 हेक्टेयर बंजर भूमि को वनस्पति उद्यान में परिवर्तित कर रहा है। यह जो है लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान होगा जिसका उद्देश्य क्या होगा? फलों, औषधीय पौधों, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करना। और इस परियोजना को लेह हिल काउंसिल द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत पहली परियोजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए कब शुरू की गई थी? तो सितंबर 2023 में शुरू की गई थी।
अगला क्वेश्चन क्या है कि RFC इंडिया 2025 में 4x4 एक्सट्रीम श्रेणी किसने जीती? तो किसने जीती है? तो उज्ज्वल, नमसम और चेतन चंगपा ने जीती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर कौशिक द्वारा रोहित शर्मा पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो क्या है? द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? तो कौन है? तो देखिए सुगाता श्रीनिवास राजू, ये है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्व जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जम्मू और कश्मीर के अलावा उन्होंने किन राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो देखिए बिहार, मेघालय और गोवा में किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंड बैंक के नवनियुक्त MD एंड CEO कौन है? तो देखिए कौन है? तो राजीव आनंद है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2024 में वैश्विक विमानन बाजार में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस कंपनी को पेन 2.0 परियोजना को लागू करने के लिए चुना गया है? तो LTI मिंट ट्री को चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? तो देखिए कौन हो जाएंगे? तो शशि प्रकाश गोयल, ये हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए कहाँ पर शुरू की गई है? तो हैदराबाद में शुरू की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि NMPB औषधीय पौधों के संरक्षण और जागरूकता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रीय औषधीय पर किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई नई NRE प्रेषण प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विक्रमादित्य चौफाला के नेतृत्व में भारत ने रैकेट लॉन चैलेंजर कब जीता है? टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने किसको हराया है? तो किसको हराया? तो डेनमार्क को हराया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक ने आधार आधारित चेहरे के प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है। इस प्रमाणीकरण सुविधा को किस संगठन के द्वारा समर्थित किया जाता है? तो देखिए ये UIDAI के द्वारा करा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि IDBI के चेयरमैन और सत्यम के पुनर्जीवक TN मनोहरन का निधन हो गया। TN मनोहरन को किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस रेलवे क्षेत्र में पाताल पानी पालकुन विरासत ट्रेन को फिर से शुरू किया गया है? तो पश्चिमी रेलवे में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि WCL 2025 का फाइनल किसने जीता है? देखिए किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 के हंगेरियन ग्रांड प्री में किसने जीत हासिल किया है? तो किसने किया है? तो देखो ये लैंडो नॉरिस ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि चेस स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो देखिए मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हांगकांग में स्टेबलाइकोन अध्यादेश कब लागू होना शुरू होगा? तो देखिए 1 अगस्त 2025 से लागू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय